अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। जैसा कि मैंने कल कहा था कि दो मैच होने जा रहे हैं, एक बेंगलोर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऑस्ट्रेलिया के साथ और दूसरा पाकिस्तान का आइन और अदलिया नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ खेलेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच तो अभी बाकी है, मगर नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में आइन, कानून और अदलिया पहले ही ओवर में क्लीन बोल्ड हो गए। पहले खेलते हुए एहतसाब अदालत के जस्टिस बशीर साहब नैब के प्रोसिक्यूटर की गुगली पर स्टंप आउट हो गए और तोशाखाना केस में नवाज शरीफ साहब के वारंट गिरफ्तारी को उन्होंने मुअत्तल कर दिया। दूसरी इनिंग में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस की तेज़ बॉलिंग का सामना ना कर सके और 24 अक्टूबर तक उन्होंने हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। आइए सुनते हैं एतजाज़ एहसन साहब से कि वो इस बारे में क्या कानूनी राय रखते हैं। जमानत मिल गई नवाज शरीफ साहब को, तो ये लॉ क्या है, इसमें गाइड कर दें प्लीज़। नहीं, लॉ तो ऐसी जमानत का कोई नहीं है। लॉ तो इजाज़त नहीं देता। मैं अभी भी यही इसी मौक़िफ़ का हूँ, क्योंकि वो एक मुजरिम है और मफरूर रहा है। ये अगर नवाज शरीफ नाम ना होता, फ़र्ज़ करो आप इसकी जगह किसी और का इब्ने बतूता नाम होता या कोई होता, ये ऑर्डर नहीं मिलना था। साहब, जब पीओ डिक्लेयर हो जाए किसी भी कोर्ट से, तो उस कोर्ट के सामने फिर एब्सकॉन्डर जो है उसी कोर्ट के सामने उसमें पेश होना होता है। ये क्या लॉ है फिर? उसने तो पेश किसी अदालत में नहीं होना होता, उसने तो सीधा जेल जाना होता है। उसका कोई अदालत के, उसको पुलिस पकड़ के जेल ले जाती है सीधा। वो अदालत में पेश होना होता है जब मुल्ज़िम होता है। जब वो मुल्ज़िम होता है, अभी जो मुजरिम नहीं हुआ होता, उस वक्त उसने अदालत को में पेश होना होता है और उस वक्त उसको ये राहदारी की ज़मानत दी जाती है। जिस अदालत ने उसे एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया होता है उसके सामने सरेंडर नहीं करना होता आके? नहीं नहीं नहीं, वो पुलिस के सामने जाके थाने में, किसी थाने में जाके कहे मैं फलां हूँ, मैं मफरूर हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लो। उसने तो पुलिस के सामने जाना है और उसको कोई सहूलत देने की ज़रूरत नहीं है। और उसको गिरफ्तार करने का इख्तियार ही नहीं, सिर्फ इख्तियार नहीं बल्कि फ़र्ज़ है हर शहरी का। हर शहरी का फ़र्ज़ है, वरना उसमें दो दफ़ा 216 ताज़ीरात पाकिस्तान लगेगी। हर उस शख्स की जो उसकी मुआवनत करेगा गिरफ्तारी के बग़ैर, फिर हार्बरिंग और असिस्टिंग का एक क्रिमिनल का सेक्शन 216 ही है ना। ख़वातीन हज़रात, क्या चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन साहब को इस कानून का नहीं पता जिसका रेफरेंस एतजाज़ एहसन साहब दे रहे हैं? मालूम है, उनको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। तो फिर इन दोनों जजेस के साथ अवाम को क्या करना चाहिए, ये फ़ैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। बहरहाल इन सियासतदानों ने इन जजेस के साथ मिलकर हमेशा आइन और कानून की धज्जियाँ ही उड़ाई हैं। अगर आप शरीफ, भुट्टो या न्याजी ख़ानदान में पैदा नहीं हुए तो ये बिल्कुल आपका कसूर है और आपको ये तमाम सहूलियात मैसर नहीं हैं। चलते हैं शहर इक़्तिदार में अहमद के पास और उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। जी अहमद। जी राना साहब, मियाँ साहब को ज़मानत मिल गई। दोनों केसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो फराहम कर दी। उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और शायद वो इस्लामाबाद से होके जाएंगे। इस्लामाबाद हाज़िरी देने की क्या वजूहात हैं वो मियाँ साहब बेहतर जानते हैं या उनके करीबी साथी बेहतर जानते हैं कि हाज़िरी देने का क्या मकसद है यहाँ पे, और फिर लाहौर में जाके जलसा करेंगे या क्या करेंगे। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज वो दुबई पहुँच गए और दुबई के बाद आगे उनके लिए रास्ते, हर दरवाज़ा खुलता चला जाएगा। वो अब उनके लिए वो वाली सिचुएशन है।
अल्लाह करे मियाँ साहब इस्तीफा आएँ, मुल्क के लिए बेहतर काम करें, माजी वाली करप्शन ना करें माजरत के साथ, और मुल्क के लिए हर बेहतरी वाला काम जो है इस वक्त रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये आखिरी चांस है मियाँ साहब के पास भी और उनकी पार्टी के पास भी। ये भी चांस जो उनको जिस तरीके से डिलीवर किया जा रहा है वो एक अलहदा पूरी कहानी है, लेकिन ये है कि अगर वो आके चीज़ें डिलीवर कर जाते हैं और चीज़ें बेहतर कर जाते हैं, वोट फिर भी उनको शायद इस्तीफा तो जिस तरीके से मिलेगा, लेकिन वोट फिर भी उनके पास नहीं होगा। किसी हद तक पॉपुलैरिटी वो गेन कर लेंगे। बहरहाल देखते हैं कि क्या बनता है, क्योंकि ये तो बहुत बात की बात है। पहला मरहला तो यह है कि इलेक्शन हो, और इलेक्शन इसने इतने मार्जिन से, इतने तरीके से वो जीतें कि हुकूमत बना लें, हुकूमत बना के फिर अवाम की खिदमत करें, अवाम की खिदमत कर लें तो अपनी पॉपुलैरिटी किसी हद तक गेन कर लें। लेकिन जो मैं पहले भी राना साहब अर्ज कर चुका हूँ कि ओपनली ये जलसे नहीं कर सकेंगे, लोग इनको नहीं छोड़ेंगे। लोगों का गम गुस्सा, इकॉनमी की बदहाली जो है वो बहुत ज़्यादा है, और ये ऐसे ऐसे अजीब फैसले कर चुके हैं कि अवाम बहुत ज़्यादा पिस चुके हैं, बिजली के बिलों से लेके तो ऐसी ऐसी अजीब चीज़ें। और आजकल तो वो जो तालीम के सिलसिले में स्कूल प्राइवेटाइज, सरकारी स्कूल, प्राइमरी स्कूल तक प्राइवेटाइज करने लगे हुए हैं, वो कोई अजीब ही सूरत हाल है। साहिवाल जैसे शहर में और छोटे शहरों में बड़े शदीद मुजाहरे हो रहे हैं असातिज़ा के, और लोग गालियाँ निकाल रहे हैं इंटरिम गवर्नमेंट को मदद के साथ, बहुत बुरा भला कह रहे हैं। तो थोड़ी सी बेहतरी जो है वो उसकी ज़रूरत है राना साहब। अल्लाह करे बहुत ज़्यादा बेहतरी हो और मुल्क के लिए हर चीज़ अच्छी हो जाए सब लोगों के लिए। जी राना साहब। अहमद, मैंने टिकटॉक पर कुछ अशार सुने, मैंने उनको लिख लिया। मैं नहीं जानता लिखने वाला कौन है, लेकिन दे आर वर्थ नरेटिंग, तो मैं वो आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। उसका उन्वान है फिर से वजारतों की होगी बंदर बांट, फिर से औलाद नकम्मी के होंगे शाही ठाट बाट, फिर से भरे जाएंगे अकाउंट चपड़ासियों के, फिर से मोदी सज्जन जंदाल नवाज का होगा एक ही घाट, फिर से नहरें फूटेंगी दूध की खंडर जैसी फाउंड्री से, फिर से पाकिस्तान तो क्या लंदन में भी होंगे ठाट, फिर से जायदादें बनेंगी मनी लॉन्ड्रिंग रज के होगी, उनके प्रोटोकॉल का बोझ ढोएगी अवाम और ये होंगे साहिबे लाट, फिर से यही तमाशा होगा। जी हाँ, फिर से चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि ये इस वक्त जो सियासी हालात बन गए हैं, पीटीआई इस पर कैसे देख रही है, कैसे सोच रही है, और उनका अगला लाए अमल क्या होगा। जी अहमद। जी राना साहब, मैं अर्ज ये कर रहा था कि जो शुनीद या सुनने में बात आ रही है वो ये है कि पीटीआई शायद बैन हो जाए, और बैन होने के बाद जो है वो प्रॉपर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सके, और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो फिर इंडिपेंडेंट पीटीआई के लोग, पीटीआई के जानने वाले या पीटीआई के करीबी लोग, वो फिर पीटीआई के नाम पे इलेक्शन लड़ेंगे, अवाम को यही बताएंगे कि मैं पीटीआई से हूँ, मेरे पास ये टिकट है। हो सकता है कि केपी में कोई टिकट दे रहा हो, पंजाब में कोई टिकट दे रहा हो, और जब वो टिकटें दें और वो जब टिकटें देने के बाद जब हुकूमत बने तो पता चले कि एक हल्के में पीटीआई के 3-3 लोग खड़े हुए हैं और उनमें से कोई एक जीत जाए, या फिर कोई नून लीग वाला सीट निकाल जाए वहाँ से। तो इस तरीके से कोई अजीब सा हलवा टाइप, मलगूबा टाइप बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी। और अगर पीटीआई बैन हो जाती है तो और भी सिचुएशन अजीब होगी। बैन होने की खबर तो है, शुनीद तो है, लेकिन लग अब नहीं रहा, क्योंकि बैन होने वाले जितने केसेस वगैरह थे वो साइडलाइन हुए हैं। बहरहाल अगर बैन भी हो जाती है तो फिर नून लीग खुल के खेलेगी, और पार्टी जो है वो शोर मचा रही है कि नून लीग तो डील से आई है, तो बहुत ज़्यादा फिर इंडिपेंडेंट जीतेंगे, और इंडिपेंडेंट फिर पीटीआई में शामिल हो जाएगी, जो कल परसों भी हम बात कर रहे थे। अगर ये वाला माहौल बन जाता है और पीटीआई अपना नज़्म नसक सही तरीके से नहीं चला पाती, जो इस वक्त नज़र भी आ रहा है, मुर्तज़ा सोलंकी साहब भी जाके मिले हैं कल, वो परसों पीटीआई से, फिर वो बाकी पार्टियों से भी मिले हैं, तो मेरा ख्याल वो पार्टियों को इसलिए कि वो इलेक्शन की तैयारी करें, बुला शायद इस किस्म का कोई भाषण देने गए हों, तो क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन जो अभी तक ये सिचुएशन यही नज़र आ रही है कि ये पंजाब की सिचुएशन है। उसके बाद सिंध आपको पता है कि वो मोस्टली पार्टी ले जाती है, बलूचिस्तान से लोकल पार्टीज जो हमेशा फिर एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे या उनके साथ खड़ी होती हैं, जहाँ से हुक्म आता है फिर वो उनके साथ हो जाती हैं। केपी में मोस्टली
अगेन पीटीआई या पीटीआई के हमदर्द जो हैं वो सीटें ले जा सकेंगे। तो ये कुछ सिचुएशन बनती नजर आ रही है राना साहब। अब बाकी इस पे आप तबसरा फरमाएं, आपको क्या लगता है? यही मेरी तो यही नाकस मालूमात हैं अभी तक। जी राना साहब। अहमद, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं लेकिन आपकी खबरें ठीक नहीं हैं। हमें अमेरिका बैठे यहाँ पता है कि अलीमा खान इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में पीटीआई को टेक ओवर कर रही हैं, और शफकत महमूद साहब से जो वज़ीर इत्तलात सुलंगी साहब ने मुलाकात की थी वो ऐसे ही नहीं की थी। शफकत महमूद साहब एक बहुत मंजे हुए ब्यूरोक्रेट हैं और सियासतदान भी हैं। उन्होंने अपना सारा होमवर्क कर लिया हुआ है। पीटीआई अपनी भरपूर तैयारी में है। उनके पास 2-2, 3-3 नाम हैं हर हलके में। और हाँ, लेकिन ये बात ये है कि नाम या टिकट जिसे कहते हैं वो टिकट फाइनलाइज इमरान खान साहब ही करेंगे। लेकिन उन्होंने अंदर खाते में अलीमा खान को चुन लिया हुआ है। सिर्फ उसको अनाउंस इसलिए नहीं कर रहे ताकि तोपों का रुख फिर उनकी तरफ ना हो जाए। तो अभी फ़िलहाल ये चीज़ें एक ख़बर है जो मैं आपको दे रहा हूँ, तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये ख़बर सच्ची है या गलत है। क्रिकेट की बात करते हैं। आज बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और 256 फॉर 8 किया वर्ल्ड कप में, लेकिन इंडिया ने उनकी वो कुट लगाई जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। विराट कोहली तो ऐसे खेल रहा था जैसे कि कोई मले की टीम के साथ खेल रहा होता है। सो इंडिया इज़ अनस्टॉपेबल एट द मोमेंट। बहुत प्रोफेशनल तरीके से वो बॉलिंग कराते हैं, बहुत प्रोफेशनल तरीके से वो फील्डिंग करते हैं, और उनके पास बैट्समैन जो हैं वो बहुत प्रोफेशनल होने के साथ साथ फॉर्म में हैं, झूम रहे हैं, दे आर रॉकिंग। और साढ़े प्लेयर तो सारे बीमार हो गए ने, किसी ਨੂੰ बुखार चढ़िया होया है ते किसी ਨੂੰ कड़ल पै गए ने ते किसी ਨੂੰ तो इंडिया दी क्रिकेट देख के ते डायरिया हो गया है। ते अहमद साहब तुसी दसो कि ये जेडे सारे बिंगे चिबे होए बीमार होए दी वजह की है? जी अहमद। जी राना साहब, फ़खर जमान साहब जो है ना, जो हमारे ओपनर है वो जख्मी है, और बाकियों की भी जो फिजिकल फिटनेस है हमारे खिलाड़ियों की थोड़ी सी वीक है। अब अगर इन दिनों में उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया हो इंडिया के मैच के बाद से, और फिर ज़्यादा जज्बे के साथ और ज़्यादा फिटनेस के साथ खेलें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कुछ तबसरे आजकल होते हैं उसमें बताया जाता है कि जो फिटनेस टेस्ट खिलाड़ियों के लिए रखे गए हैं वो ज़रूरी हैं कि वो जो बेसिकली फ़िटनेस है वो आपकी ज़हनी तौर पे, इसे हम फिटनेस कहते हैं, वो जो कहते हैं कि वो काकूल में गए और ट्रेनिंग भी ली, खिलाड़ी बता रहे थे, तो कहते हैं कि उसमें होता यह है कि वो आपको इतना काम करवाते हैं कि आपके फिटनेस का लेवल ज़हनी तौर पे बढ़ जाता है, जिससे आप जब चैलेंज की पोजीशन में या डिप्रेशन या ऐसी पोजीशन में आते हैं कि जब आप लो हों तो फिर भी आप अच्छी फाइट कर लेते, तो उस वक्त आप फिर गिव अप नहीं करते। तो जब आप गिव अप ना करें फिर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं जीतने के, तो किसी भी कंडीशन में फिर आप जीत सकते हैं। तो ये जो फिटनेस वाले टेस्ट हैं खिलाड़ियों के लिए रखे इसलिए गए हैं कि वो ज़्यादा फाइट कर सकें और ज़हनी तौर पे आखिरी बॉल तक लड़े। तो ये जो आखिरी बॉल तक लड़ना है, जिसको पॉजिटिव गेम भी कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स में भी और हर चीज़ में भी। तो ये अगर हमारी टीम इसको चीज़ को रिवाइव कर लेती है तो कोई बाइद नहीं कि वर्ल्ड कप का फाइनल खेलें फिर इसे जीतें भी इंशाल्लाह। तो ये चांस भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल कल का मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ और काफ़ी अहम मैच इसको समझा जा रहा है। देखते हैं कि इसमें पाकिस्तान टीम क्या कारकर्दगी दिखाती है और कैसे जीतती है। इंशाल्लाह जीतेगी। कैसे जीतती है अल्लाह करे हमारी दुआ कबूल हो और पाकिस्तान जीते। जोर टीम को काफ़ी लगाना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो छोटी टीम नहीं है, बहुत टफ टीम है। पाकिस्तान के लिए हमेशा बहुत टफ टारगेट रखती है। इंग्लैंड को हम आसानी से हरा लेते हैं, न्यूजीलैंड को भी हरा लेते हैं। पिछली दोनों वर्ल्ड कप की फाइनल टीमें इंग्लैंड न्यूजीलैंड पाकिस्तान से हारी हुई थी, फिर भी वो बहरहाल तो ऑस्ट्रेलिया जो है उसको हराना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हम फिर भी आसानी से हरा लेते हैं। तो देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच क्या रंग लाता है। अल्लाह करे पाकिस्तान कल का मैच भी जीते और वर्ल्ड कप भी जीते इंशाल्लाह। जी राना साहब।
ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की तरह फ्रैक्चर्ड है। कोई भी सिस्टम जो अपना बेसिक काम परफॉर्म जब ना कर सके तो मेरा ख्याल है उसको कबाड़िए को दे देना चाहिए, और सारी दुनिया ऐसे ही करती है क्योंकि वो कबाड़ के अलावा कुछ नहीं रहता। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की बात है, गैर सरकारी सूत्रों के मुताबिक पता चला ये है कि नवाज शरीफ साहब और अदलिया का मैच दुबई में ऑलरेडी फिक्स हो चुका था। बहरहाल इस वक्त ज़मा और मकान नवाज शरीफ साहब के साथ हैं, मरियम साहिबा ने और शहबाज शरीफ साहब ने तो आज नया गाना भी लॉन्च कर दिया और शहबाज शरीफ साहब ने हाथ लगाकर स्क्रीन को उसका इफ्तिताह किया। एक दफ़ा सुनाया, फिर उसके बाद उन्होंने खुद ही कहा कि जनाब इसको रिपीट रेंज करें और इसको दोबारा सुनाएं। बहरहाल उस गाने में जो भी था उसमें एहतसाब की बात नहीं की गई, अदलिया के और जर्नलों के एहतसाब की बात नहीं की गई, गरीब आदमी की बात की गई। तो देखें इस दफ़ा उनका चूरन अवाम ख़रीदेगी या नहीं ख़रीदेगी, मेरा नहीं ख्याल। आप आ जाएंगे, एक बहुत बड़े तरीके से आ जाएंगे, एक फ़ातह की तरह पाकिस्तान में लैंड करेंगे, तमाम सिस्टम को बाईपास कर कर लैंड करेंगे। अगर आपने एक बहुत बड़ा जलसा कर भी लिया तो उस जलसे के बाद क्या नवाज शरीफ साहब अवाम के साथ, अपने वोटर के साथ कनेक्ट कर सकेंगे? क्या अवाम दोबारा उनको उसी तरह से देखती है जैसे वो उनको पहले देखते थे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका सवाल आने वाला वक्त और आने वाला इलेक्शन ही देगा। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।